हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी केबीसी फॉर्मेट में क्यों चल रहे हैं, जो कि ऊपर दिए गए इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएगा और आपको एक आइडिया देगा कि किस तरह के सवाल फ्रेम हो रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि घिसे पिटे सवालों का दौर अब गया दोस्तों। अब जो है ना, आपके लिए टेढ़े मेढ़े सवाल बिल्कुल नए क्रिएटिव तरीके से लाए जाते हैं। तो आपको इससे दो आइडिया मिलेगी। पहले तो सवाल किस तरीके से बनते हैं, और दूसरा कि किस जगह से बन रहे हैं। तो आपके आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले तो आप पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस क्विज को करते जाएंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएंगे। चलिए, इन दोनों रिक्वेस्ट के साथ हम लोग जो है क्विज को शुरू करेंगे, और आपकी बिल्कुल ईमानदारी की आपसे अपेक्षा रहेगी। साथ ही साथ जो लोग क्विज सेशन कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे और दूसरे की लेग पुलिंग ना करें। ठीक है, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि आप क्विज को छोड़ करके एक दूसरे की तरफ, हाँ कहाँ से हो, क्या करते हो, थोड़ा इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, तो आपके लिए, खुद के लिए बहुत ही ये बेहतर होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, शिकायत हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला सवाल 500 के सांकेतिक रूप के रहा है ये। पहला सवाल बोल रहा है कि सिंपल सवालों के साथ शुरुआत करते हैं कि द बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ व्हिच मेटल्स। यानी जो बल्ब होता है, जो पहले के टाइम में होता था, इनफैक्ट आज के टाइम में तो आपकी एलसीडी और एलईडी आ गए हैं। ठीक है, तो एलसीडी एलईडी की बात नहीं कर रहा, ये जो पहले के टाइम में जो फ्लोरेंस बल्ब होते थे, साथ ही साथ जो आपके फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे। तो बोल रहा है कि बल्ब के अंदर आपने देखा होगा कि वो तार जैसी एक घूमी हुई चीज़ होती थी, जिसको फिलामेंट बोलते थे। ठीक है, कभी भी आप इस बल्ब पे पानी पड़ता था तो देखो वो फूट जाती थी। साथ ही साथ कभी कभी आपका बल्ब फ्यूज होता था, तो आप देखोगे ध्यान से, तो उसके फिलामेंट जो है वो टूटे हुए होते थे। बोलता है कि ये जो बल्ब का फिलामेंट होता था, ये आपके किस चीज़ से बनी होती, क्योंकि ये घिसे पिटे सवाल है, बट बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है, उसका गलनांक कितना होता है, क्यों उसको डालते हैं। तो आपके ऑप्शन है आयरन यानी लोहा, निकल, टंगस्टन और जिंक। इन चारों में कौन से वो धातु हैं जिससे बल्ब का, पुराने जो बल्ब हैं, जो 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब जो आते थे, उनके फिलामेंट तैयार किए जाते थे। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए। साथ ही साथ इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके फ्यूचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आयरन, निकल, टंगस्टन, जिंक, इन चारों में से कौन सा मेटल है जो बल्ब के, पुराने बल्ब के जो फिलामेंट में यूज होता है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती थी पहले के बल्ब में। ठीक है, ये दो आपके लिए सवाल रहेंगे। पहला तो आपका इक्वेश का सवाल है कि क्या डाला जाता है, कौन से मेटल यूज होते हैं। दूसरा, वहाँ पर जो बल्ब होते थे पहले के टाइम में, वहाँ पर कौन सी निष्क्रिय गैस को यूज किया जाता था। चलिए, दोनों का जवाब देते जाएंगे। साथ ही साथ समय को समाप्त कर रहा हूँ, अब आंसर की तरफ पढ़ेंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका टंगस्टन। टंगस्टन, जिसका संकेत होता है डब्लू। तो कभी कभी आप संकेत से भी याद रखिएगा, संकेत भी पूछा जाता है। आमतौर पे हम लोग जो है, टंगस्टन है तो टी से सोचेंगे, बट टी से नहीं होता। इसका जो संकेत होता है वो डब्ल्यू से होता है। दूसरा सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ ये पूछता है कि टंगस्टन ही क्यों डालते हैं। तो टंगस्टन का ना गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत उच्च गलनांक होने के कारण ये आसानी से ये टूटता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ चीज़ें। साथ ही साथ निष्क्रिय गैस की बात की जा रही है, तो आप बता सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर या तो आर्गन या फिर हीलियम गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, अगर आपसे हीटर में पूछे कि हीटर, पुराने ज़माने का जो हीटर था उसमें क्या यूज होता था, तो निकल की वायर यूज होती थी। चलिए, अगला पॉलिटी का सवाल है आपके 1000 के सांकेतिक रुपये के लिए। और जब आप बिल्कुल सही से जवाब दोगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो इस चैनल की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, whom ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। बोला जा रहा है कि भारत में आप देखते हो तरह तरह के आर्म फोर्सेज है। आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये मेनली, और एक कोस्ट गार्ड है। ये मेनली हमारे मेन आर्म फोर्स है। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, उसके भी बहुत सारे फोर्सेज होते हैं, आर्म फोर्सेज, जिसमें आप देखते हो कि पैरामिलिट्री वाले में सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आपका आईटीबीपी है, एसएसबी है, बीएसएफ है, फिर इस तरह के, और असम राइफल है। तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम में चला गया, होम अफेयर्स में। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो मेनली युद्ध के समय में युद्ध, दूसरे देशों से युद्ध लड़ेगी, वो आर्म फोर्सेज की बात हो रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की। तो बोलता है कि उनका सुप्रीम कमांडर, सबसे ऊंचा जो नेता है,
जिनके निर्देश का वो पालन करेंगे वो कौन है। यानी सबसे टॉप, जैसे युद्ध के समय में पहले देखते थे ना सेनापति, तो आप एक तरह समझ लो कि उनका सेनापति कौन होगा, सुप्रीम कमांडर उनका वो कौन होगा जिनके ऑर्डर को वो कभी डिनाई नहीं करेंगे, उनकी उनकी आप आज्ञा वो उनको मानना ही मानना है, सुप्रीम कमांडर। तो बोलता है कि सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो बोलते हैं, तीसरा है जनरल ऑफ आर्मी यानी आर्मी के जो सबसे ऊंचे पोस्ट के हो गए, और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। इन चारों में सेना के सर्वोच्च नेतृत्व, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कमांडर कौन होता है जिनको हमेशा फॉलो करेंगे। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही मज़ेदार, सारे मिक्सअप हैं सारे सब्जेक्ट का, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, साथ ही साथ इसको आप कर पाओ। समय समाप्त हुआ और अब आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका जनरल ऑफ आर्मी नहीं है, इस पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। आपका सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम होते हैं, वो आपके जो है सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पोस्ट होती है, यानी कभी भी जब युद्ध की घोषणा होगी किसी के भी देश के खिलाफ, तो वो युद्ध की घोषणा किसके हाथ में होगी दोस्तों, तो वो याद रखिएगा हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, चाहे चाइना के साथ युद्ध हुआ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हुआ हो, चाहे बांग्लादेश लिबरेशन की बात हो, कभी भी युद्ध की घोषणा आपका प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नहीं करते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं करते, जनरल ऑफ आर्मी नहीं करेंगे। वो कभी भी जो युद्ध की घोषणा होगी वो किनके साइड से होगी, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की साइड से होगी, क्योंकि वही सेना के सुप्रीम कमांडर हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री का एक सवाल, पिछली बार हमने मिलता जुलता सवाल हमने पूछा था, और मिलते जुलते सवालों का कारण भी ये कि आपको पुराने क्वेश्चन भी दिमाग में रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, यानी इनमें से कौन सी डायनेस्टी, कौन से वंश, कौन से साम्राज्य की बात हो रही है, लास्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, वेयर इंड बाय द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी जो पतन की ओर गया, यानी जिसका खत्म हो गया, जो जो मतलब जिसका समाप्ति हो गई, किसके द्वारा, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो वह कौन सा वंश था जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश हुआ था और जिसका पतन हो गया, किस युद्ध में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद ये वंश बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि इसके राजा जो हैं वो युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा वो वंश है जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसका समाप्त हो जाता है, यानी पतन हो जाता है। आपके ऑप्शन है मराठा किंगडम, मराठा साम्राज्य, अफगान किंगडम, अफगान साम्राज्य, लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, और पाल डायनेस्टी यानी पाल वंश। अगर आप थोड़ा बहुत भी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते होंगे तो आप इसको इजी कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको मिलते जुलते सवाल है। कल हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दिया था, तो अगर आपने पिछले वाला किया होगा तो एक ऑप्शन तो आप उधर से एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको करेंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और मैं आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आपका सही जवाब है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, जिसमें आप देखते हो कि इब्राहिम लोधी बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा जाता है 1526 ईस्वी में, और लोधी इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही लोधी वंश खत्म हो जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और सेशन अगर मज़ेदार लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप करते जाएंगे, अपने प्यार शो करेंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए 3500 रुपये के लिए आपका एक सवाल, पुस्तकों की सवाल हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री वाले में। पिछली बार हमने आपसे पूछा था विष्णु शर्मा का। आज का सवाल है आपका कि कौन सी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। इतिहास के बहुत ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी व्यक्ति कह सकते हो। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, ये एक बहुत फेमस नारा है, क्योंकि इनका ये मानना था कि वेद जो हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं, वेदों को बाद में तोड़ा मरोड़ा गया है। यानी वेद में चाहे वो चतुर्वर्ण व्यवस्था हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की, तो इनके हिसाब से वो सही है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र हैं, लेकिन वो जन्म से नहीं, वो कर्म से है। ठीक है, अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा होते हो, अगर आपके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो आप क्षत्रिय हो,
ये इनका मानना था, इसलिए इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। तो ये कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना भी पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन कल वाला ही है, पंचायत, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र और सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपने कल का यूज़ किया होगा तो एक ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। मैं इसीलिए उसी पे बेस्ट क्वेश्चन आज लाया हूँ ताकि आपको आसानी भी हो और पुराने क्वेश्चन आपके दिमाग में वापस आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से आप जवाब देंगे और कि इन चारों में से पंचायत, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र और सत्यार्थ प्रकाश में से वह कौन सी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल क्रांतिकारी व्यक्ति थे दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना। इनफैक्ट डीएवी आप जो नाम सुनते हो स्कूलिंग की, तो वो भी दयानंद एंग्लो वैदिक ही है, वो भी इन्हीं से प्रेरित होकर किसी और ने खोली थी। चलिए, समय समाप्त होता है और आंसर की ओर बढ़ेंगे और आपका जो आंसर होगा वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य का प्रकाश जिसको आप बोल सकते हो। सत्यार्थ प्रकाश वो पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया, जिसमें इन्होंने वेदों की सत्यता को लिखा है कि किस तरह से वेद जो है वो सच है। इसीलिए इन्होंने नारा भी दिया था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने ये प्रूव किया कि बाद के समय में राजनेताओं ने, राजाओं ने, ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए इन वेदों की जो व्याख्या है उसको अपने तरीके से किया है, उसको खंडित किया है। यानी वेद शाश्वत और शुद्ध है। तो याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और साथ ही साथ वेदों की ओर लौटो। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका बायोलॉजी का। कल हमने पूछा था सीएफसी एचएफसी के बारे में कि वो किस प्रदूषण से रिलेटेड है। उससे पहले भी किसी बहुत सारे आपके सवाल पूछे गए, एसिड रेन पूछा गया। आज आपको बताना है डीडीटी। डीडीटी एक तरह का आपका पेस्टिसाइड होता था जो आपके खेतों में छिड़का जाता था। खेतों में इसको यूज करते थे दोस्तों आपके पीड़कनाशी के रूप में। और इससे आपको बताना है कि ये किस तरह का प्रदूषण फैलाता था। सॉइल प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषित होती थी, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषित होता था, बायोलॉजिकल प्रदूषण यानी जीव जंतु के लिए काफ़ी खतरनाक था, और एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषित होती थी। हो सकता है आपके हिसाब से जो है आपको बेस्ट चुनना है। इसमें लगभग लगभग आप जितने भी ऑप्शन हैं वो उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको बेस्ट बताना है कि डीडीटी जो है वो किस तरह का प्रदूषण था। सबसे बेस्ट वाला कौन सा होगा, मृदा, वाटर, बायोलॉजिकल यानी प्राणी जगत, और एयर यानी वायु। इन चारों में से डीडीटी एक तरह का, मैंने आपको बताया ना कि ये एक खरपतवार नाशी, पीड़क नाशी था। डीडीटी का कभी कभी आपसे पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आप उसको भी याद रखेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये आपका एक तरह का पीड़कनाशी था जो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज हुआ और इतना ज़बरदस्त इसका दुष्परिणाम हुआ दोस्तों कि ये प्रदूषक के रूप में उभर गया और इससे प्रदूषण फैला। तो आपको बताना कौन सा प्रदूषण है। सवाल लंबा खिंच जरूर रहा बट डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा ये है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। यानी इससे प्राणी जगत को काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर देखिए, अगर आप सॉइल पोल्यूशन भी देते हैं तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मृदा भी इससे प्रदूषित हुई है। वाटर पोल्यूशन भी गलत नहीं था क्योंकि जब ये चीज़ पानी में जाता था तो पानी को भी ये प्रॉब्लम नुकसान पहुंचा है। और एयर पोल्यूशन भी गलत नहीं है क्योंकि जब ये वेपराइज होता था तो वाटर को, वायु को भी प्रदूषित कर रहा था। लेकिन सबसे इसका दुष्प्रभाव हुआ प्राणियों पे। जैसे डीडीटी ये कीड़ों को मारने के लिए, जब ये कीड़े मर गए तो उन कीड़ों को खाने वाले जो गिद्ध होते थे, वल्चर्स होते थे, उनके शरीर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होती गई, जिसके कारण ये जो गिद्ध हैं, ये जो चील हैं, बाज हैं, जो आपके मृत जीवी हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, उनकी संख्या तेजी से घटने लगी क्योंकि ये उनके लिए जहर का काम करने लगा। तो याद रखिएगा, डीडीटी पे सरकार ने बैन भी लगाया है और ये आपका बायोलॉजिकल पॉल्यूशन है। इसी तरह से आज के समय में देखोगे तो बहुत सारे बायोलॉजिकल पॉल्यूशन हो चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये हिंट वाला सवाल, काफ़ी मज़ेदार सवाल। हर स्टेट के बारे में आपको मैंने पहले ही बोला कि हर स्टेट के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारियां देंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला हिंट है आपको दोस्तों, 4 हिंट आपको देखने को मिलेगी। इस राज्य के बारे में, राज्य का नाम बताना है
पहला हिंट देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिस स्टेट हैविंग इंडियाज बिगेस्ट फिल्म सिटी आप समझ सकते हो जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है। इनफैक्ट बाहुबली जो फिल्म थी उसकी शूटिंग भी यही हुई थी, रामोजी में। तो बोलता है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है वो रामोजी फिल्म सिटी, वो इसी राज्य में है। तो सबसे पहला हिंट तो आपका ये है जहाँ पर आपको बाहुबली, RRR जैसी फिल्में देखने को मिल जाएंगी। दूसरा हिंट बोल रहा है कि इट शेयर इट्स बॉर्डर विद AP यानी आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बोल रहा है कि जिस राज्य की बात हो रही है उस राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी मिलती है। तीसरा हिंट बोल रहा है कि बथुकम्मा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ स्टेट। बथुकम्मा जो है इस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मेन फेस्टिवल जो यहाँ का नेटिव फेस्टिवल बोल लो तो बथुकम्मा है। फिर बोल रहा है कि लास्ट हिंट है, इट इज़ द वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर ब्रॉन्ज कास्टिंग आइडल्स। ये जो है कांसे की मूर्तियाँ बनाने के लिए पूरा विश्व प्रसिद्ध है ये राज्य। तो आपको बताना है कि ये जो चारों के चारों हिंट है, सबसे बड़े रामोजी फिल्म सिटी, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा, बथुकम्मा प्रमुख त्योहार, और कांसे की मूर्तियां बनाने में पूरी दुनिया में विख्यात। ये चारों के चारों हिंट इन चारों में से किस राज्य के हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे कि चारों में से कौन से वो राज्य हैं जो इन सभी हिंट के साथ समाहित हैं। अब ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ही यही है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से उस राज्य की आप जो यूनिकनेस है आपको पता चल जाएगी। तो कल को अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कौन सी, आपको पता होगी किस राज्य में, ये भी आपको पता होगी। आप मैपिंग की भी जानकारी हो जाएगी कि अच्छा जिस राज्य की बात अभी मैं होऊंगा, जब आंसर आपको पता चलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा उसकी सीमा इस राज्य से है। आपको उसके कल्चर के बारे में पता चल जाएगा कि अच्छा उसका त्यौहार क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो मेनली इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही है, आपको बहुत सारे सवाल हल होंगे। चलिए समय समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप अपने जवाब दे चुके होंगे और आपका समय समाप्त हुआ। सेशन को शेयर करते जाएंगे दोस्तों के साथ। चलिए सही जवाब होगा आपका दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना जो कि अभी 2015 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये भी एक तेलुगु राज्य है, तेलुगु भाषा बोलने वाला राज्य, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी देखने को मिलेगी, जो कि मैंने बताया कि बाहुबली जैसे फिल्मों की शूटिंग इसी में हुई थी। फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ कर्नाटक भी है और थोड़ी बहुत मात्रा में आपको आई थिंक, हाँ थोड़ी बहुत मात्रा में शायद तमिलनाडु है, मैं कंफर्म नहीं बट तमिलनाडु भी है, हाँ। तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये अपने कांसे की मूर्तियों के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। बथुकम्मा यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा इस राज्य में देखिए तो हैदराबाद है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, क्वेश्चन दे रखा है कि ये अपने हैदराबाद अपने व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। चार मीनार आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक और जो आपको सवाल यहाँ से बन सकता है कि मक्का मस्जिद, ठीक है, जैसे आप दिल्ली में देखते हो ना जामा मस्जिद, तो एक तो मक्का जो है आपका सऊदी अरबिया में है, जो मेन मक्का है। दूसरी मक्का मस्जिद यानी भारत की मक्का मस्जिद कहाँ है, तो आप याद रखिएगा वो आपका हैदराबाद में ही देखने को मिलेगी। तो इस तरह के सवाल आपके बन जाते हैं, याद रखिएगा तेलंगाना। चलो एक स्कीम है, हम लोग स्कीम भी कर चुके हैं, बहुत सारे स्कीमों को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग नए हैं वो पुराने एपिसोड्स को देखेंगे, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें है। चलिए आज की स्कीम की बात करें तो एक स्कीम है PM जन धन योजना। बहुत पहले लॉन्च हुई है बट अभी बहुत न्यूज़ में भी है, क्योंकि सरकार ने इसको अपने एक समझ लो कि प्रशंसा या अपने मतलब क्या बोलते हैं टारगेट के लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, खुद की प्रशंसा के लिए इसको इस्तेमाल करें कि हमने ये बहुत बड़ा एक काम करके दिखाया है। तो PM जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, क्यों चलाई गई थी ये योजना, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है फ्री LPG कनेक्शन, जो BPL वाले जो महिलाएं हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर कनेक्शन LPG स्वच्छ ईंधन कनेक्शन दिया जाए, इसके लिए। दूसरा ऑप्शन है 50,000 रुपये टू गर्ल्स फॉर हायर स्टडी, लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तीसरा है फ्री रिलीजियस टूर फॉर सीनियर सिटीजन, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 से ऊपर के जो पुरुष और महिलाएं हैं,
उनको उनके धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो भक्ति भजन कर सके। और चौथा, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सभी लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हर परिवार के अंदर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना, ताकि सरकार जो है वो अपनी जो सुविधाएं हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे सके। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। 2015 में ये योजना चली थी दोस्तों, और ये मोदी जी का मतलब समझ लो कि मास्टर स्ट्रोक था, कि आज के टाइम में बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपके जो आंसर्स हैं वो हैं आपका ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये आपका सही जवाब होगा। 2015 में जनधन योजना को लाया गया था। अब इसके पीछे की कहानी मैं बता दूं तो एक रिपोर्ट आई थी आपकी सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जिसने ये बताया कि मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देती है 100 दिन का, तो उसके अंतर्गत सरकार ने 3,75,000 करोड़ उस समय अलॉट किए थे। और वास्तव में जब जांच हुई तो पता चला कि इस 3,75,000 करोड़ में से मात्र 25,000 करोड़ रुपए ही जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभदायक, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके पास मात्र 25,000 करोड़ पहुंचा। बाकी 3,50,000 करोड़ रुपए बीच में ही गायब हो गए। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जिनके हाथों से ये पैसा होके जाता था, वो सब अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी कमीशन, अपनी अपनी दलाली ले लेते थे, जो कि अनऑफिशियल, अनऑथेंटिक और अनैतिक था। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि क्यों ना हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये सारी चीज़ें दें। आज देख लो, आपकी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आपका किसान सम्मान निधि हो, या किसी भी तरह की, इनफैक्ट आपको जो स्कूलों में मिलने वाला पहले जो छात्रवृत्ति था, तो आप देखो कि स्कूल में आता था, मे बी जो ईमानदार आपके प्रिंसिपल हेडमास्टर नहीं हो, उसमें से भी वो पैसे काट लेते होंगे, लेकिन आज के समय में आपके वो अकाउंट में आता है। तो कोई धांधली होने का कोई चांस नहीं रह गया। इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है, खासतौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि आज के समय में सरकार कोई भी स्कीम का फ़ायदा आपको देना चाहे तो आसानी से दे सकती है, वो भी 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अकाउंट में सीधे पैसा जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको स्पीड की समस्या हो सकती है वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं तो डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये मेरी एक पुरानी बीमारी है। मैं जब तक समझा ना दूं तब तक आगे नहीं बढ़ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज अ जोन हेडक्वार्टर ऑफ 18th रेलवे स्टेशन जोन ऑफ इंडियन रेलवे। आप छूट गया। आपको बताना कि कौन सा वो शहर है जो जोन हेडक्वार्टर है 18वें रेलवे जोन का। 18वां रेलवे जोन कहने का मतलब है कि इसमें कोलकाता मेट्रो इंक्लूड नहीं है। अगर मैं कोलकाता मेट्रो इंक्लूड कर दूं तो ये सबसे नया यानी 19वां हो जाएगा। मैं सिर्फ रेलवे की बात कर रहा हूँ, कोलकाता मेट्रो को छोड़ करके, जो शुद्ध रेलवे जोन है। तो सबसे नया जो रेलवे जोन है, मेनली आपको सिंपल भाषा में बताओ कि सबसे नया जो रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गुंटूर, विशाखापट्टनम, चेन्नई और जयपुर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो स्टेशन है, कौन सी वो शहर है जो सबसे नए रेलवे जोन का मुख्यालय है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए, समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपको पता होगा मे बी कि जो सही जवाब है वह है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो आपका सबसे आपका नया रेलवे जोन है, और ये आपको पड़ेगी आंध्र प्रदेश में। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की जो पहले की राजधानी थी अमरावती, अभी उसको भी खत्म कर दिया गया है, और संभवतः विशाखापट्टनम ही आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी है। चेन्नई आपका सबसे पुराना रेलवे जोन है, तो आप याद रख सकते हैं कि भारतीय रेल का जो सबसे पुराना रेलवे जोन है वो है आपका चेन्नई। जयपुर जो है इससे जस्ट पहले, यानी ये 18वां रेलवे का और ओवरऑल 19वां जोन है।
तो जो आपका 17वां था रेलवे का और 18वां ओवरऑल था, वो था आपका नॉर्थ वेस्ट वाला, जो कि आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है कि विशाखापट्टनम सबसे नया रेलवे जोन का मुख्यालय तो है, लेकिन आप उस जोन का नाम बताइए। जैसे हाजीपुर वाला आपका ईसीआर है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वैसे ही आप बताइए कि विशाखापट्टनम जो है वो किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा सवाल रहा है, आप थोड़ी मेहनत जरूर करें क्योंकि ये सवाल बन सकता है। चलिए, नॉट वाला एक सवाल आ गया 50,000 रुपये के लिए, और ये है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री दोनों का मिक्सअप है। और उससे इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आज का जो एक सवाल है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में, हम लोगों ने इससे पहले 1919, 1909, 1892 ऐसे ऐसे कर रखे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी कर रखे हैं, लेकिन आज वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें एक से ज़्यादा गलत है आपको, यानी दो भी गलत हो सकता है, तीन भी गलत हो सकता है, या सभी के सभी गलत हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो जो नॉट वाला सवाल है ना, तो जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से, चाहे जिस किताब से भी आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से ना आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, मतलब समझ लो कि भर भर के सवाल आएंगे, इतने ज़्यादा, इतने जगह से वो सवाल निकालते हैं कि अगर आपको मैं करवाने बैठूं तो एक दो सेशन तो एक एक कानून से आ जाएगा। इसीलिए इसको नॉट वाले में देता हूँ, ताकि आप इसको बिल्कुल डीपली पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। फिलहाल इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में क्या गलत है, और आपको मैंने हिंट पहले ही दे दिया कि इसमें एक से ज़्यादा गलत है। ठीक है, चलिए, आपका पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड राइट टू इशू ऑर्डिनेंस इन टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल जो उस समय ब्रिटेन के सबसे बड़े अधिकारी होते थे अंग्रेजों की तरफ से भारत में, तो इसने उनको अधिकार दे दिया कि आप इमरजेंसी में आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब मुझे संभवतः ऑर्डिनेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में पहले ही आपको क्वेश्चन करा दिया, समझा दिया कि ऑर्डिनेंस जो है ये टेम्प्रोरी कानून होता है, जो जल्दीबाजी में कभी जब ज़रूरत होती है तो बिना परमिशन के, बिना संसद के मुहर के आपको बनाया जाता है। और ये पावर वर्तमान समय में अपने राष्ट्रपति के पास है, उस समय में गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। तो पहला बोल रहा है कि इट प्रोवाइड राइट टू इशू ऑर्डिनेंस टू गवर्नर जनरल, यानी इस कानून के माध्यम से गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। ठीक है, मैं हिंदी में बिल्कुल समझा रहा हूँ कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई गवर्नर जनरल को। ये आपका पहला सेंटेंस है। दूसरा बोल रहा है इट इंड, खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? तो लेजिस्लेटिव पावर, विधायी कानून, कानून बनाने का अधिकार खत्म कर दिया। किसका खत्म किया? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, तो उसका अधिकार खत्म कर दिया कि आप अब कानून नहीं बना सकते। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इनिशिएट द पोर्टफोलियो सिस्टम। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इट इनिशिएट द पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी आज के समय आप देखते हो ना कि अलग अलग मंत्री अलग अलग काम के लिए होते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय अलग है, शिक्षा मंत्रालय अलग है, वित्त मंत्रालय अलग है, रेलवे अलग है, रोड अलग है। तो जो मंत्रालय वाला सिस्टम है, क्या इसकी शुरुआत 1861 के कानून से हुई थी। लास्ट बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, यानी जिस समय ये कानून आया उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसरॉय थे। ये चारों में से कौन कौन से आपके जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोल वचन बहुत करना पड़ता है, बट क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी फ्यूचर में कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस लें। ठीक है, कि इंडियन काउंसिल एक्ट, पहला तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति मिल गई। दूसरा बोल रहा है किसने ख़त्म कर दिया, किसका? तो मद्रास और बम्बई के कानून बनाने की शक्ति को ख़त्म किया। तीसरा बोल रहा है कि इसने मंत्रालय सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया कि हर काम का, हर डिपार्टमेंट का एक मंत्रालय होगा और उसका एक मंत्री होगा। और चौथा बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन जो है इस समय वाइसरॉय थे। चलिए, समय समाप्त करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए काफ़ी टाइम लेना पड़ा। और सही जवाब है दोस्तों आपका डी, लेकिन इसके साथ एक और है, वो है बी। इसने, ये दोनों के दोनों कथन गलत है। इसने इंड नहीं किया, इसने फिर से वापस किया। 1833 वाले में इंड हुआ था ये अधिकार,
1861 वाले में वापस से इसको ये अधिकार मिल गया कि अब आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो बंगाल वाला जो प्रेसिडेंसी है उसका कानून सबसे ऊपर होगा, ये याद रखिएगा। ये लोग कानून तो बनाएंगे, लेकिन अगर इनका कोई कानून बंगाल वाले कानून से टकरा जाए तो बंगाल वाला सबसे पावरफुल माना जाएगा। ये अधिकार था कि आपको जब इमरजेंसी हो, कभी आपातकाल हो, तो आप बिना किसी से पूछे एक शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए एक कानून बना सकते हैं जिसको अध्यादेश बोला जाएगा। पोर्टफोलियो, ये तो बहुत बार पूछा जाता, तो याद रखिएगा 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, मंत्रालय वाला सिस्टम आया था। और जो लॉर्ड कर्जन की बात हो रही, तो लॉर्ड कर्जन 1861 में नहीं, 1905 में आएंगे बंगाल विभाजन के समय। इस समय है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो इस समय के वायसराय हैं, याद रखिएगा। आपसे एक मिलता जुलता सवाल ये भी पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है उस समय वायसराय कौन था, तो वो भी याद रखिएगा, वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। वो पहले लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होगा, 1857 की क्रांति होगी, फिर जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली जाएगी और चली जाएगी जो इंग्लैंड के महाराजा और महारानी हैं उनके हाथ में, और लॉर्ड कैनिंग को वापस भेजा जाएगा, यानी यही रहेंगे वो, बस उनके पोस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। पहले वो गवर्नर जनरल कहलाते थे, अब वो वाइसराय कहलाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन नहीं होंगे, लॉर्ड कैनिंग होंगे, याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों ही गलत है। और फिर से बोल रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी कानून हैं बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइंस का फिर से क्वेश्चन आ गया 80,000 के सवाल के लिए। और मैंने कल भी आपको बोला था कि ब्लू वेट्रॉल ग्रीन वेट्रॉल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कल हम लोगों ने ब्लू वेट्रॉल किया, आज हम लोग ग्रीन वेट्रॉल करेंगे। तो केमिकल फॉर्मूला बताना है आपका ग्रीन वेट्रॉल का। हरा तोता, कल हम लोगों ने नीला तोता देखा था। तोता वास्तव में क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, एक आपका क्रिस्टल होता है, नमक देखते हो ना, रूखा क्रिस्टल जैसा। वैसे ही यहाँ पर विट्रोल भी जो है ना, वो तोता जो है एक क्रिस्टल जैसा होता है। तो उसका फॉर्मूला बताना है। और ग्रीन क्यों, क्योंकि उसका रंग हरा होगा। कल हम लोगों ने ब्लू तोता देखा था जिसका फॉर्मूला था कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 × 5H2। आज आपको बताना है ग्रीन विट्रोल, हरा तोता। आपके ऑप्शन है फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O, पोटेशियम सल्फेट इंटू 7H2O, सोडियम सल्फेट इंटू 7H2O। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो ग्रीन विट्रोल, हरा तोता का रासायनिक सूत्र है? जल्दी से बताएंगे। फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। चलिए समय समाप्त करता हूँ और आपका सही जवाब है फेरस सल्फेट। बिल्कुल, अब जल्दी जल्दी से सेशन को करेंगे, साथ ही साथ सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने कल भी बोला था कि ये जो कसीस वाले जो सवाल होते हैं, जो थोथा वाले सवाल हैं, हरा तोता, नीला तोता, हरा कसीस, लाल कसीस, नीला पीला, जो भी कसीस है, इस तरह के जो केमिकल फार्मूला है इनको आप याद करेंगे ताकि फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक और बायोलॉजी का सवाल इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि कौन सा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा विषाणु को देखा था कि किस विषाणु से कौन सा रोग होता है। लेकिन बीमारी वाले विषाणु से ज़्यादा फैलाने वाले जो बीच वाले जो मीडियम होते हैं, ये जो दलाल है, जो वाहक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विषाणु अपनी जगह पड़े रहते हैं, उनको उठाकर ये आपके शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो आज आपको बताना है इन वाहकों के बारे में, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई वेक्टर। वेक्टर क्या होता है दोस्तों, ये खुद से कोई बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन किसी दूसरे बीमारी को कहीं से उठाकर आपके पास, आपके शरीर में लाने का काम करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पर्पज से। और आज आपको बताना है कि सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी, बालू मक्खी जो है वो कौन सी बीमारी का वाहक है? आपके ऑप्शन है कालाजार, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू। वाहक पूछा जा रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विषाणुओं को, प्रोटोजोआ को, कवक, फंगी, बैक्टीरिया को ले जाएगा। तो इन चारों में कालाजार, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और स्वाइन फ्लू में कौन सी वो बीमारी है जिसके वेक्टर के रूप में, जिसके वाहक के रूप में बालू मक्खी, सैंड फ्लाई काम करती है? बहुत ही फेटल बीमारी है कि अगर आप उसको इलाज ना करो
तो 95% स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर इलाज नहीं करवाया गया टाइम पे तो। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और समय समाप्त कर रहा हूँ। समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका काला जार। काला जार जो है वो आपकी बालू मक्खी से फैलता है, इसको याद रखिएगा। अब आपके लिए एक और टास्क यहाँ पर रहेगा कि मलेरिया जो है ये कौन से मच्छर से फैलता है। आप कमेंट सेक्शन में उसको भी लिखेंगे कि मलेरिया का वाहक कौन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम लेशमानिया तो इसका वो प्रोटोजोआ है, बट वाहक कौन है ये आपको बताना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 लाख के आपका सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल। ग्लास हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो आपका स्पेक्टिकल्स के बारे में हो चुका, परखनली का हो चुका, कंटेनर का हो चुका, विंडो बॉटल के लिए कर चुके। आज हम लोग आखिरी ग्लास की बात कर रहे हैं या आखिरी यूज बता रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर लेंस एंड प्रिज्म। ये जो आपके पावर लेंस होते हैं ना, पावर वाले जो ग्लास है, या फिर जो प्रिज्म, जो प्रयोगशाला में आपने देखा होगा कि उसमें से प्रकाश एक साइड से डालो तो अलग अलग कलर के प्रकाश निकलते हैं। तो ये जो प्रिज्म है या फिर ये जो लेंस है जो आंखों में पावर वाले होते हैं, इसको बनाने में कौन से ग्लास का इस्तेमाल होता है, कौन से कांच का इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स कांच, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच, सोडा ग्लास, सोडा कांच, या जेना ग्लास, जेना कांच। अगर आप सेशन को कर रहे हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि बाकी ग्लासेस के यूज हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ये आखिरी ग्लास है जिसका डिस्कस करना बाकी था। तो अगर आप उस हिसाब से भी याद करें तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि वो कौन सा ग्लास है जिसका यूज होगा आपका लेंस और प्रिज्म में। ठीक है, ये आज आखिरी क्लास वाला क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। चलिए सही जवाब होगा फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास इसका इस्तेमाल होगा आपके पावर लेंसेज में, जो लोगों को जो पावर लेंस लगते हैं उसमें, और साथ ही साथ आपके प्रिज्म में। तो जल्दी से हम इन चारों को देखेंगे। सेशन लंबा जरूर है बट थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। क्रुक्स वाला आपके जितने भी सन ग्लासेस हैं, धूप चश्मा है, उसमें इस्तेमाल होगा, स्पेक्टिकल्स में इस्तेमाल होगा। जेना वाला आप देख लो तो जो आपके लेबोरेटरी में जो कंटेनर है चीज़ों को जमा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा ग्लास इसका आप देख लो तो बोतल, खिड़की, इसके अलावा जो परखनली हैं जो नॉन रिएक्टिव है जिसमें रिएक्शन नहीं होगा उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। और फ्लिंट वाला तो आप देख ही रहे हो कि लेंस और प्रिज्म में होगा। तो ये चार आपके ग्लास के मेन टाइप हैं। इससे एग्जाम में आपके बहुत बार सवाल बनते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे और साथ ही साथ पिछले जितने भी आपके एपिसोड्स हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे बहुत सारे और भी जानकारी से भरे वीडियोस हैं, इनको भी आप रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, गो थ्रू करते हैं। चलिए अगला सवाल 5 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए। अभी तक हम लोगों ने लेक कर लिया, अब हम लोग कर रहे हैं बेसिन का। बेसिन के बारे में कि डेल्टाई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बेसिन और वेटलैंड। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या दलदलीय क्षेत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है पुलिकट एरिया यानी पुलिकट का जो क्षेत्र है, दूसरा श्रीशैलम एरिया यानी श्रीशैलम का जो क्षेत्र है, तीसरा है सुंदरवन एरिया यानी सुंदरवन का जो क्षेत्र है, और रेणुका एरिया यानी रेणुका क्षेत्र। ये चारों के चारों दोस्तों आपकी दलदली या झील वाले क्षेत्र हैं या फिर नदी के बेसिन हैं, डेल्टाई क्षेत्र है। डेल्टा उस क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर नदियां अलग अलग धाराओं में बट करके समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या फिर दलदलीय क्षेत्र कौन सा है, पुलिकट, श्रीशैलम, सुंदरबन या रेणुका। जल्दी से आप बताएंगे। बहुत ही एक फेमस और इम्पोर्टेंट सवाल है। सेशन आज का काफ़ी लंबा हो गया बट क्या करूँ, जरूरी होता है आपके लिए। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों श्रीशैलम। ये एक्चुअली गलत टिक हो चुका है, तो श्रीशैलम यहाँ पर आप इसको क्रॉस कर लेंगे, श्रीशैलम नहीं होगा। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है आपका सुंदरबन एरिया, यानी जो सुंदरबन का क्षेत्र है। याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपका भारत समेत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है, सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो गलती यहाँ पर रह गया, श्रीशैलम जो है ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा है,
यहाँ पर सुंदरबन जो है सही जवाब होगा। चलिए इसको आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का सेकंड लास्ट सवाल, एक्सरसाइज करंट अफेयर में आपको इस तरह के सवाल बनते हैं। अगर आप फ्यूचर में एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो ऐसे चीज़ों को आप पूरी अच्छी तरह से याद करके जाओगे कि कौन कौन से देशों के बीच में अभ्यास होते रहते हैं। सेनाएं आपस में लड़ती हैं नकली तौर पे, ताकि एक दूसरे के काम की शैली को समझ सके। एक दूसरे के साथ मिलकर के भी लड़ती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग देशों का जो अलग अलग है उसको वो सीख सके, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके, सीखने का तरीका, करने का तरीका। तो बोला जा रहा है कि एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है सेनाओं का, जिस अभ्यास का नाम है वरुण। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वरुण जो आपका नेवल एक्सरसाइज है, यानी 9 सेनाओं का है, पानी वाली सेना का है। तो एक साइड तो इंडिया है जो ये अभ्यास कर रही है, दूसरे साइड आपको बताना है कि इंडिया के साथ कौन सा वो देश है जिसके साथ मिल करके इस वरुण अभ्यास को किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा अगर आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, क्योंकि अभी इस देश के राष्ट्रपति, हिंट मैं बता दूं कि इस देश के राष्ट्रपति आपके 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर के भारत आए हैं। तो आपको बताना है कि वरुण जो एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश का नौसेना अभ्यास है। जल्दी से आप बताएंगे। आपका ऑप्शन है फ्रांस, यूके, वियतनाम, इजराइल। अगर आपको ये पता होगा कि अभी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, और इस पे सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो कौन थे, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए समय समाप्त करता हूँ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है फ्रांस। फ्रांस, इसके साथ हम लोग मिलकर के बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा वरुण जो है इसका नेवल एक्सरसाइज है। इसके साथ हम लोग एयरफोर्स का यानी वायुसेना का भी अभ्यास अभ्यास करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया और फ्रांस के साथ कौन सा वायुसेना अभ्यास होता है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे। चलिए आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक और सवाल इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए इसको कर लिया मैंने। वैसे तो लास्ट ही था वो पिछली बार। आपका क्वेश्चन है कि विच सिख गुरु वेयर क्रिएट अ न्यू फॉर्म, न्यू सिख ऑर्डर खालसा। ठीक है, कि खालसा नाम से ना एक सिख संगठन बनाया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से वो सिख गुरु थे जिसने खालसा नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। एक्चुअली आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पर जो आपके सिख गुरु थे उनको आप देखोगे कि मुगल बादशाहों के द्वारा मौत के घाट उतार लिया जाता है। साथ ही साथ उनको जो आप देखोगे कि बहुत सारे यातनाएं दी जाती है। जैसे जहांगीर जो है आपके अर्जुन गुरु को मरवाया, गुरु तेग बहादुर को आप देखोगे कि औरंगजेब के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है। आप गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भी आप देखो तो औरंगजेब के ऑर्डर से मरवाया जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक नया सिख संगठन बनाया गया जिसका नाम है खालसा। तो खालसा जो है इसमें से कौन से सिख गुरु के द्वारा बनाया गया है, आपको ये बताना है। चलिए आपका समय समाप्त करता हूँ और जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। सही जवाब होगा दोस्तों इसका आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह वो सिख गुरु हैं जिन्होंने खालसा नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। इनफैक्ट आपको मैं थोड़ा और टाइम लूँगा, तो आप याद रखिएगा कि जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इनके बाद कोई भी सिख धर्म का गुरु बना नहीं। इन्होंने एक पादशाह नाम से एक आपकी उपाधि दी थी और इन्होंने बोला कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही आपका आगे जो है सिख धर्म का मार्गदर्शन करेगा, यानी कोई नया सिख गुरु अब नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इनके जो बेटे हैं इनको औरंगजेब के द्वारा मरवाया जाता है और फाइनली खालसा नाम से एक संगठन की स्थापना करेंगे। जिसके बाद देखोगे कि आपका सिख धर्म में कहीं ना कहीं लड़ाके लोग जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर आपके उभरेंगे। तो आपका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद या गुरु लहना भी जिसको बोलते हैं, तो आप देखोगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका लंगर व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। अमृतसर जो है रामदास और गुरु नानक तो सिख धर्म के प्रवर्तक ही थे। चलिए आज के लिए आपका इतना ही और सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपका सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।